जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का टॉप 60 क्वेश्चन लाया इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो रसायन विज्ञान में आवारा तत्व को जो संज्ञा दी गई है वो हाइड्रोजन तत्व को दी है। किसे? हाइड्रोजन तत्व को। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आवारा तत्व को हाइड्रोजन को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है पहला वर्ग का तत्व है और इसका पहला वर्ग से और 17वें वर्ग से इसका गुण मैच करता है। कब वो पहला वर्ग में तो कब वो 17वें वर्ग में हाइड्रोजन होता है, इसीलिए इसे आवारा तत्व कहा जाता है हाइड्रोजन को। और बता दूं कि हाइड्रोजन जो है पहले वर्ग का तत्व है, जिसमें पहला वर्ग में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबाइडियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं। वर्ग वन के तत्व में कौन कौन सा तत्व? तो हलीना के रबरी से फरियाद। इसमें टोटल 6 तत्व आते में है, जिसमें हाइड्रोजन है पहला वर्ग में। और हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन किससे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है और प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। याद रखना, हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। और हाइड्रोजन जो है प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे हल्का तत्व है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ऐसे कि प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे हल्का तत्व कौन सा? तो हाइड्रोजन है। और अब ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? तो हाइड्रोजन तत्व ही ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ये सब बातें याद रखना। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर है कि सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम धातु जो है सबसे हल्की धातु है। और लिथियम जो है कितना में पाया जाता है? तो लिथियम का जो परमाणु संख्या 3 है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसका परमाणु संख्या 3 है। याद रखना, लिथियम सबसे हल्की धातु है। इसके बारे में फिर से बात करते हैं। और लिथियम जो है वर्ग वन का ही तत्व है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीनियम, फ्रांसियम आता है। और वर्ग वन के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। याद रखना, वर्ग वन के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। वर्ग दो के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ये सब बातें याद रखना। और लिथियम का जो रंग होता है चांदी जैसा सफेद होता है। याद रखना, चांदी जैसा इसका रंग सफेद होता है। ये सब बातें याद रखना लिथियम के बारे में। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहती है। तो निम्नलिखित में कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहती है? तो अधातु के यहाँ पे बात किया है तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर भी द्रवावस्था में रहती है। ब्रोमीन, याद रखना, ब्रोमीन। और ब्रोमीन जो है वर्ग 17 का तत्व है। कौन सा? तो वर्ग 17 का तत्व है ब्रोमीन। याद रखना, वर्ग 17 में जो आते हैं हाइड्रोजन परिवार का तत्व कहा जाता है वर्ग 17 का, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं और एस्टीन आते हैं। ये सब बातें याद रखना। वर्ग 17 के तत्व का ब्रोमीन जो है वर्ग 17 का तत्व है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीटीन आते हैं। ये सब तत्व वर्ग 17 के तत्व और वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन परिवार का तत्व कहा जाता है। तो यहाँ पे द्रवावस्था में पाए जाने कौन सी धातु है? तो ब्रोमीन धातु। और द्रवावस्था में पाए जाने वाली धातु के रूप में कौन सी है? कमरे के ताप पर तो पारा हो जाएगा। याद रखना। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है कि धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में किरोसिन में रखा जाता है, क्यों? तो धातु को हमेशा किस धातु के यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस धातु के हमेशा मिट्टी के तेल या किरोसिन में रखा जाता है? किरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो यहाँ पे याद रखना, सोडियम। सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। ऐसा इसलिए रखा जाता है कि सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में, कि सोडियम बहुत ही शक्तिशाली क्रियाशील धातु है। जब सोडियम को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह स्वतः ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर इसमें आग पकड़ लेती है। बहुत तीव्र अभिक्रिया करती है, जिसके चलते यह स्वतः ही जलने लगती है। इससे बचने के लिए ही सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। याद रखना। और सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, परमाणु भार जो है लगभग 23 है। ऐसे 22 पॉइंट कुछ समथिंग है, लेकिन इससे परमाणु भार जो है
23 है और परमाणु संख्या 11 है, याद रखना। और सोडियम जो है वर्ग 2 का तत्व है, वर्ग 2 का तत्व है सोडियम धातु। और वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, जिसमें आता है बेटा मांगे कालासर्त बापराजी। याद रखना वर्ग 2 के तत्व का नाम है बेटा मांगे कालासर्त बापराजी। वर्ग 2 का तत्व है सोडियम, और इसे बचने के लिए ही केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर यहाँ से देख लीजिएगा है कि हरे पादपों में क्लोरोफिल बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व अनिवार्य है। तो हरे पादपों में कहने का मतलब पेड़ पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व अनिवार्य है। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। और उसमें क्लोरोफिल जो बनता है किस तत्व की मौजूदगी के कारण बनता है। तो याद रखना है हरे पेड़ पौधों में जो बनता है ये मैग्नीशियम तत्व की मौजूदगी के कारण पेड़ पौधों में क्लोरोफिल बनता है, याद रखना। और मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या है 12 होता है। मैग्नीशियम के बिना पेड़ पौधे क्लोरोफिल बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इसीलिए पेड़ पौधों में मैग्नीशियम की मौजूदगी के कारण ही क्लोरोफिल बनता है। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीशियम किस धातु में पाया जाता, तो क्लोरोफिल किस धातु में पाया जाता, तो मैग्नीशियम धातु में पाया जाता है, याद रखना। फिर इसके बाद और मैग्नीशियम जो है वर्ग 2 का तत्व है, जिसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, वर्ग 2 के तत्व को। 6 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। तो निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। तो यहाँ पर बता दो कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु चांदी को माना जाता है। किसे, चांदी को सबसे अच्छी सुचालक धातु माना जाता है, तो राइट ऑप्शन डी होगा। उसके बाद कॉपर को माना जाता है, याद रखना। तो चांदी की जो है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है, ऑप्शन डी होगा। और सबसे अधिक आघात वर्तनीयता धातु कौन सी है, तो सोना धातु है। ये सब बातें याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और चांदी को खुली वायु में छोड़ देने पर इसकी सतह पर एक काली सी परत बैठ जाती है सल्फर से अभिक्रिया करने के बाद। ये सब बातें याद रखना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि चांदी से कौन सी धातु अभिक्रिया करती है, तो इसकी परत पर काला परत जम जाती है, तो सल्फर धातु से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि माचिस के तीली पर कौन सा पदार्थ होता है। तो माचिस की तीली पर, ये माचिस की तीली पर जो होता है देखिएगा रेड रेड और उस पर लगा हुआ रहता है, तो कौन सी पदार्थ होता है। तो यहाँ पर रखिएगा लाल फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस जो होता है माचिस की तीली पर लगाया जाता है, उसकी मौजूदगी के कारण ही आग लगती है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस है, कितना, नाइट्रोजन 78%। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, लेकिन इसके दूसरे या तीसरे स्थान पर है। तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन, जिसमें 78% लगभग पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने तत्व जो है ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने तत्व है। और ऑक्सीजन का खोज जो किया था जोसेफ प्रिस्टले ने, याद रखना, जोसेफ जोसेफ प्रिस्टले जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था, याद रखना। और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में भार के हिसाब से 21%, याद रखना। वायुमंडल में ऑक्सीजन भार के हिसाब से 21% और आयतन के हिसाब से 23% पाया जाता है, जिसके खोजकर्ता जोसेफ प्रिस्टले है। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का संकेत ओ होता है जिसे O2 होता है। और O2 जो है गर्म करने पर O2 को नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है, जिसे ओ को नवजात ऑक्सीजन बोला जाता है, याद रखना। और ऑक्सीजन को हम लोग सबसे अधिक मात्रा में शरीर में पाया जाता है। और ऑक्सीजन के बिना किसी भी पदार्थ में आग, यह ऑक्सीजन जो है पदार्थ और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर देखिएगा, 10वां नंबर यहाँ पे है कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती है। तो वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस जो है नहीं पाई जाती है। तो याद रखना है यहाँ पे रेडॉन गैस जो है
वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन ये सब गैसें पाई जाती है वायुमंडल में, लेकिन रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और इस सब निष्क्रिय गैस जो है वर्ग 18 के तत्वों को निष्क्रिय गैस, याद रखना, निष्क्रिय गैस या शून्य वर्ग का तत्व कहा जाता है। तो और इसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है, याद रखना, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस और शून्य वर्ग का तत्व किस तत्व को कहा जाता है? तो वर्ग 18 का तत्व को कहा जाता है, जिसमें आता है जिसमें हीनी अर्का जीरो पर रन आउट। हीनी अर्का जीरो पर रन आउट कहने का मतलब है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ये सब तत्व वर्ग 18 के तत्व है, जिससे निष्क्रिय या शून्य वर्ग या अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। आर्गन जो है वायुमंडल में पाया जाता है और आर्गन का उपयोग बल्ब में भरने के लिए किया जाता है। तो रेडॉन गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, बातें याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर है कि कौन सी गैस को अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी गैस को अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है? तो जेनॉन गैस को जो है अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है। तो 11 का ऑप्शन बी होगा, जेनॉन को। फिर उसके बाद यहाँ से देखिएगा है 12 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहला किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबा का। तांबा का जो संकेत है सी होता है, और तांबा जो है इसकी परमाणु संख्या 29 है। इसका परमाणु भार जो है लगभग 63.5 है। कॉपर का परमाणु संख्या भार 63.5 है, इसका परमाणु संख्या 29 है। कॉपर का अन्य नाम तांबरे या तांबा है, याद रखना, कॉपर का अन्य नाम तांबरे या तांबा है, ये बात सब याद रखना। और कॉपर विद्युत का अच्छा सुचालक भी माना जाता है। कॉपर का अन्य नाम तांबरे या तांबा है। कॉपर का संकेत सी, इसका 29 परमाणु संख्या 29 है, परमाणु भार 63.5 है। और कॉपर का प्रमुख एक्स जो है क्यूप्राइट है, याद रखना, क्यूप्राइट। क्यूप्राइट यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यूपराइट, क्यूप्राइट, क्यू कॉपर प्राइट, कॉपर प्राइट, ये सब धातु हैं, ये सब प्रमुख एक्स है तांबा का। क्यूप्राइट, कॉपर प्राइट ये सब तांबा का प्रमुख एक्स है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो मैं बताया था कि वर्ग 18 के तत्वों को निष्क्रिय गैस, शून्य वर्ग का तत्व और नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हीलियम गैस जो है नोबल गैस है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन आते हैं। और जो अक्रिय गैस को है, अक्रिय गैस एकल परमाण्विक होते हैं, याद रखना, अक्रिय गैस एकल परमाण्विक रूप में पाए जाते हैं। एकल एकल परमाण्विक होते हैं, परमाण्विक होते हैं अक्रिय गैस, ये भी बातें याद रखना। उसके बाद 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो लगभग कितना प्रतिशत है? तो 78.79% है, याद रखना, 78.79% है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला वायुमंडल में तत्व है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 15 नंबर 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि गोताखोर द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो गोताखोर के द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? तो याद रखना, समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का भी प्रयोग किया जाता है। या आप लोग कृत्रिम विधि से अगर किसी भी मनुष्य को, जो आप हॉस्पिटल में देखे होंगे, जब मनुष्य को ऑक्सीजन लगाया जाता है तो उसमें भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हीलियम एक ऐसा गैस है जो इसमें रक्त में इसका विलेयता कम होता है, इसीलिए हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करके गोताखोर के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो निम्नलिखित में कौन हंसने वाली गैस है जिसे हास गैस बोला जाता है? कौन इसमें हंसने वाली गैस है? तो याद रखना N2O जो गैस है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हंसने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड के। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है, जिसे हास गैस भी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर यहाँ से देख लीजिएगा है
कि निम्नलिखित में से किस एक को अस्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस गैस को अस्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को अस्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा है कि वायुयान के टायरों में भरने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो वायुयान होते हैं उसके टायर में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वायुयान में भरने के लिए। उसके बाद यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। यहाँ पे देखिएगा है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो रेडियो सक्रियता की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था हेनरी बेकरेल ने। हेनरी बेकरेल ने ही रेडियो सक्रियता की खोज की थी। और उसके बाद मैडम क्यूरी, उसकी पति पी क्यूरी ने पिंच ब्लैक नमक तत्व से रेडियो सक्रियता की पता लगाया था कि पिंच ब्लैक में भी रेडियो सक्रियता पाया जाता है। लेकिन इसकी रेडियो सक्रियता की खोजकर्ता हेनरी बेकरेल है, याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा। और रेडियो सक्रियता तत्व, जिसमें रेडियो सक्रियता तत्व किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो स्वतः ही विखंडित होते रहते हैं और अदृश्य किरणें जैसे अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जित करते रहते हैं, जिसे करते रहते हैं, जिसे रेडियो सक्रियता कहा जाता है, रेडियो सक्रियते तत्व कहा जाता है। तो इसकी खोजकर्ता हेनरी बेकरेल है और अदृश्य किरणें का खोज रदरफोर्ड ने किए थे। ये सब बातें याद रखना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय के परिवर्तन में भाग लेते हैं। तो रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेते हैं तो कौन? तो परमाणु का नाभिक जो है रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, परमाणु का नाभिक। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की रेडियो धर्मी की यूनिट क्या है? तो रेडियो धर्मी की यूनिट जो पूछा जा रहा है यहाँ पे याद रखना, इसकी खोजकर्ता हेनरी बेकरेल थे। तो रेडियो धर्मियता की यूनिट भी हो जाएगा बेकरेल। याद रखना रेडियो धर्मियता की खोज की थी बेकरेल ने, तो इसकी मात्रक भी हो जाता है बेकरेल। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ट्ज, जिसे एच बोला जाता है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो याद रखना तरंगों की आवृत्ति जो है हर्ट्ज से मापा जाता है। तरंगों की आवृत्ति हर्ट्ज के द्वारा मापा जाता है। आवृत्ति के समान मात्रा के हर्ट्ज होता है, तो तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज से। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा है कि इलेक्ट्रिक करंट, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक का मतलब विधारा की इकाई क्या है? तो विधारा के समात्रक एम्पियर होता है, जिसे आई से या ए से सूचित किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खगोलीय इकाई जो किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, चंद्रमा तथा बीच की औसत दूरी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच की औसत दूरी। तो एक खगोलीय इकाई जो संबंधित होती है इस सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की औसत दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की औसत दूरी से एक खगोलीय इकाई संबंधित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक है? तो सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक जो हो जाएगा चांदी हो जाएगा Ag। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लीजिएगा है कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है। ताप के समात्रक केल्विन होता है और पदार्थ ज्योति तीव्रता के समात्रक कैंडेला होता है और पदार्थ का मात्रक मोल होता है। तो ये सब बातें याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। देखिए कितने बार रिपीट हुआ है। और उसके बाद ये अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये पिछले वर्ष का जो मैं पढ़ाया था उसी वही वाला क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कि प्रत्वती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्रत्वती धारा को दिश धारा में जो बदला जाता है वो किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर, दिष्टकारी द्वारा। किसे? दिष्टकारी, याद रखना दिष्टकारी के द्वारा बदला जाता है। दिष्टकारी को इंग्लिश में ही रेक्टिफायर बोलते हैं। और मैं इसीलिए इसका क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि रे आरआरबी टेक्निशियल का जो एग्जाम हो रहा है इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस के, इसलिए मैं सोचा कि पिछले वर्ष का क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आरआरबी टेक्निशियल का, जो एग्जाम में पूछे गए थे, जो पिछले बार पूछे गए थे आरआरबी के एग्जाम हुआ था
तो प्रतिरोधी धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर, जिसे हम दिष्टकारी बोलते हैं। दिष्टकारी जो एक ऐसा जो है, तो डीसी धारा को डायरेक्ट करंट को एसी में बदल देता है, जिसे हम रेक्टिफायर दिष्टकारी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि घरेलू विद्युत विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज के तार उस धातु की बनी होती है जिसका। तो घरेलू विद्युत उपकरणों में क्या मतलब कि घरेलू विद्युत उपकरण में जो सुरक्षा फ्यूज लगा होता है वो किस धातु की तार की बनी होती है सुरक्षा फ्यूज, जिसका गलनांक याद रखना है, जिसका गलनांक ज्यादा हो उसी तार का उपयोग घरेलू विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो बिजली का बल्ब का फिलामेंट जो बना था टंगस्टन का, किसका? टंगस्टन धातु का बना होता है। ये सब बातें याद रखना, बिजली का बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि ट्रांसफार्मर किसका काम करता है? ट्रांसफर जो किससे काम करता है? ट्रांसफर जो किससे काम करता है? तो एसी और डीसी दोनों पर काम करता है ट्रांसफर। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एसी और डीसी दोनों पर ट्रांसफर कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो एक मशीन है जिसका नाम है, तो डायनेमो में एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली। डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखना। यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं होगा, डी करेक्ट होगा। डायनेमो में एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो एक ऐसा युक्ति है। उसके बाद 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो एक प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। एक तार का प्रतिरोध में बढ़ाया जाता, मान लीजिए कोई तार है, लेंथ एक तार की लंबाई बढ़ाया जा रहा है तो उसका जो रेजिस्टेंस भी होगा उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर तार की लंबाई घटाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी घटेगा। अगर तार मोटा हो, अगर तार जो लेंथ तार की लंबाई जो है मोटा हो और जो उस मोटा हो तब उसका प्रतिरोध जो है घटेगा। अगर तार की मोटाई लंबा हो और तब उस वहां पर रेजिस्टेंस घटेगा, ये बातें याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदी क्षेत्र से चालक का विद्युत प्रतिरोध स्वतंत्र होता है, याद रखना। परिच्छेदी क्षेत्र से, अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्र से चालक का विद्युत प्रतिरोध स्वतंत्र होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक पारा को माना जाता है और कमरे के तरफ पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक पारा को माना जाता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा है 36 नंबर कि केल्विन मान से मानव शरीर का ताप सामान्य ताप क्या है? तो देखिएगा केल्विन के मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो कहने का मतलब कि थर्मामीटर से मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होना चाहिए? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है केल्विन के तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 310 डिग्री केल्विन होता है मानव शरीर का केल्विन के तापमान। तो 98.6 फ़ारेनहाइट एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो होना चाहिए हमारे शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 डिग्री केल्विन होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य का शरीर इतने तापमान पर। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 37 नंबर की ऊष्मा की संचरण की विधि है। तो ऊष्मा की संचरण की विधि जो है चालन के द्वारा भी किया जाता है। चालन का मतलब कहने का मतलब एक जगह से दूसरे स्थान तक किया जा सकता है। संवहन का मतलब भी और विकिरण के भी द्वारा। तो प्रयुक्त सभी ऊष्मा का संचरण करने की एक विधि है चालन, संवहन और विकिरण द्वारा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा है। तो जय हिंद। आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।